नमस्कार, मेरा नाम है नीरज वाजपेयी और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में आवाज अड्डा। आज कश्मीर में एक मस्जिद के बाहर भीड़ के हाथों डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या की खबर आपने जरूर देखी सुनी होगी। आज सारा दिन इसी पे चर्चाएं हो रही हैं, माहौल काफी गमगीन है। इस घटना ने एक भारतीय नागरिक के रूप में आपके ऊपर असर भी जरूर डाला होगा। आपके मन में कई सवाल उठे होंगे। जाहिर है हम और आप वादी में अमन चाहते हैं, वहाँ शांति चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस घटना के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक या और निचले राज्यों तक किस तरह का माहौल रहा। जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में भीड़ के हाथों डीएसपी मोहम्मद अयूब की पीट कर हत्या। अयूब नौहट्टा की जामिया मस्जिद के पास ड्यूटी पर तैनात थे। अब खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी लग रहा है कि पुलिस के सब्र का पैमाना भर सकता है। सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट, पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। डीएसपी की हत्या के बाद अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की भूमिका पर भी सवाल उठे। हालांकि मीरवाइज ने बयान जारी कर कहा है कि वो घटना के बाद जामिया मस्जिद गए थे। विपक्ष इस घटना को कश्मीर समस्या से निपटने में राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी से जोड़कर देख रहा है। रमजान में तो बिल्कुल ही ऐसा कभी नहीं करते हैं और आम जो संजीदा लोग हैं कश्मीर के वो तो इस चीज को कभी पसंद ही नहीं करते हैं। मैं तो अभी भी बहुत अजीब लग रहा कि क्या कश्मीरी ऐसा कर सकते हैं। It is a reflection of the utter failure of the BJP PDP government that they are unable to prevent such attacks. Main issue here is that the issues of Kashmir have to be resolved politically. कश्मीर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाज भीड़ हमले करती है। घुसपैठ और आतंकवादी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है और इससे निपटने की कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं देती। ऐसे में सरकार के लोग भी राष्ट्रपति शासन को वक्त की जरूरत बता रहे हैं। अपने पुलिस को आप रक्षा नहीं दे सकते हो तो फिर कैसी क्या सरकार चला रही हो। अब ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसको यहाँ कोई रास्ता नहीं है, इसमें एक ही रास्ता है, वो है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो क्या वाकई अब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है, या कम से कम कश्मीर के उन 3-4 जिलों को सेना के हवाले कर देना चाहिए जिनमें ज्यादा उपद्रव है? आखिर कौन है जो कश्मीरियों को अपने ही भाई का कत्ल करने के लिए उकसा रहा है? आखिर कश्मीर की आग को कैसे शांत किया जाए? तो सिचुएशन पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी नियंत्रण में नहीं है। शासन और प्रशासन का कोई इकबाल लोगों के बीच में नहीं दिख रहा है जिस तरीके की सिचुएशन बनी है। इसीलिए आज आवाज अड्डा का जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं आपको शामिल करने के लिए, वो भी इससे जुड़ा है कि क्या अब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, वक्त हो चुका है। तो आप इस पर अपना जवाब दे सकते हैं। CNBC_आवाज ट्विटर हैंडल पर जाइए और हाँ या ना में आप अपना जवाब वहाँ दे सकते हैं। साथ ही आप अपने मोबाइल से हमें SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। @1 लिखिए हाँ के लिए और @2 लिखिए ना के लिए, और जो भी आपका जवाब है उसको आप भेज दीजिए 51818 पर। और इस पूरे जो रायशुमारी हम करेंगे इसको अपने शो में शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं। जो हमने सवाल पूछा है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो इस पूरी बड़ी विस्तृत और गंभीर चर्चा जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। तो हमारे साथ आज खास तौर पे जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी, इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो रक्षा मामलों के जानकार हैं और ख़ास तौर पे इन सब इलाकों और मामलों पे पैनी नज़र रखते हैं। सुशांत शरीन जी हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और मामले को बहुत बारीकी से पेचीदगियों को समझते हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बहुत गंभीर चिंतन से जुड़े हुए विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही नूरुल शाहबाज और नजम साकिब भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो इन सब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं निर्मल सिंह के पास जाऊँगा क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। तो चर्चा वहीं से शुरू कर लेते हैं और उनको ये पूछते हैं उनसे। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से
कल रात में ये घटना हुई, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या की भीड़ ने, वो एक बहुत दुखद और चौंकाने वाली जरूर है। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? देखिए, ये बहुत बड़ा कायराना हरकत है। हम इसकी बड़ी कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और ये अश्योर करते हैं कि ऐसा जो एक्ट जिन लोगों ने किया है, जो इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको पनिश किया जाएगा। ये कोल्ड ब्लड मर्डर है और उसी तरीके से इसको लिया जाएगा, तो ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। देखिए निर्मल जी, ये बहुत मतलब कई बार सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, पहले उमर फयाज की हुई, लेफ्टिनेंट उमर फयाज की, उसके बाद मोहम्मद अयूब की हुई, फिरोज की हुई, और ये घटनाएं लगातार हो रही, हर छोटे 5-7 दिन के इंटरवल में हो रही कि एक बड़े अधिकारी को मारा जा रहा है। तो ऐसे मामले रुक क्यों नहीं रहे? आखिर क्या कर रहा है वहां पे प्रशासन? देखिए, ये तीनों नौजवान जिनके नाम लिए हैं, चाहे लेफ्टिनेंट जो उमर हैं, चाहे फिरोज हैं, चाहे ये डीएसपी हैं, ये तीनों कश्मीरी हैं और कश्मीरी मुस्लिम हैं। और ये बताता है कि जो लोग पोस्ट करते हैं कि नहीं सारा कश्मीर ऐसा नहीं, ये नौजवान हैं जो कि शांति चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपना जो है उसके लिए काम कर रहे थे। और ये लोग हैं जिनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, क्यों ह्यूमन राइट्स सिर्फ उनके नहीं है जो लोग जो है पत्थर मारते हैं, ह्यूमन राइट्स सिर्फ उनके नहीं है जो टेररिस्ट हैं, जिसके लिए सेपरेटिस्ट और उनके जो हामी जो हैं इस प्रकार की बात करते हैं। मेजर गोगोई ने जो काम किया, उसने इतनी जानें बचाई, चाहे वो स्टोन पेल्टर्स थे, अगर गोली चलती तो कितने लोग मरते वो, चाहे वो इलेक्शन पार्टी थी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस थी, चाहे वो बाकी लोग थे। लेकिन उसको तो इस प्रकार से उसको एक जो है उसको एक बनाया गया, एक बहुत बड़ा वो है विलेन है, लेकिन इसके ऊपर बोलेंगे नहीं। ये जो लोग हैं जो टेररिज्म का ग्लोरीफाई करते हैं, जो टेररिज्म पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हुए हैं। जो पाकिस्तानी पैसे के ऊपर जो एनआईए ने जो किया है, जो एक्सपोजर किया है, उसके पैसे पर पलने वाले लोग जो हैं और उनकी जो यहाँ उनके पिट्ठू बन के यहाँ काम करते हैं, वो कश्मीरियों के हितैषी नहीं है और कश्मीरियों को वही मार रहे हैं और जो मार रहे हैं उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं। निर्मल जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और आप खुद इशारा कर रहे हैं कि हुर्रियत के लोग जो पाकिस्तानी संपर्क में है, भारत विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको सुरक्षा देती है, उनकी पूरी मदद करती है कि वो एकदम सेफ्टी के साथ रहे, और उनको इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? आखिर जो इस तरह की घटनाएं करवाने के पीछे जिनका हाथ आप लोग मानते हैं देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, तो फिर उनको इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? देखिए, सरकार जो है जो सर्कमस्टांसेस सारा उसको देखते हुए जो है जो काम करना होगा हम करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है अभी तक एनआईए के रेड नहीं पड़े थे, अभी तक इनको क्वेश्चन नहीं किया गया था, अभी तक इनको जो है ये लोग थे जो ऐसे खुले घूमते थे और सब कुछ करते थे, जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटी करते थे। आने वाले वक्त में ये चलने वाला नहीं है और आने वाले देखेंगे जो परिणाम आएंगे और जो वाजिब होगा कानून के दायरे में किया जाएगा। जी निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास चूंकि वक्त कम है तो आपको मैं ज़्यादा रोकूंगा नहीं अपने पैनल में और ज़्यादा डिस्कशन इस पे आपके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इनके साथ अब हम चर्चा शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम शुरू में हमेशा एक पालन करते हैं परंपरा का कि 1.5 मिनट हम सबके पास जाएंगे जो शुरुआत में अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम इस डिबेट को ओपन करेंगे जहां आप एक दूसरे के जवाब दे सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रहें और एक दूसरे की बात सुनने के बाद जवाब देंगे तो हम लोग एक मीनिंगफुल चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले मैं सुशांत जी आपके पास आऊँगा। जिस तरीके की घटना हुई उसके लिए हमने जो शब्द दिया है कि आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, वहाँ पे अब इस तरह के हो रहे हैं कि वहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, सेना के तो पहले ही हमले हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है वहाँ पे? जिस तरीके के हालात बेकाबू हो रहे हैं, क्या कोई नियंत्रण अब रह गया है? और नहीं रह गया है तो फिर आपके पास अंतिम चारा क्या बचता है? नहीं, देखिए, एक तो एलिमेंट आपकी जो सवाल है उसमें एक अलार्मिज्म का एक एलिमेंट है। हालात ख़राब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आउट ऑफ कंट्रोल है? मेरे ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एरियाज़ में शायद बवाल ज़्यादा हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मैं जो आजकल हालात हैं उनकी तुलना कुछ हद तक 1990 वाले जो हालात थे उनके साथ अगर करूं तो हालात बेकाबू बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालात जो हैं गंभीर ज़रूर हैं।
अब मुद्दा ये है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलटने वाला नहीं है, और मेरे को तो नहीं लगता कि जो मंत्री जी ने बयानात दिए हैं अभी आपके प्रोग्राम पे, उससे मैं तो कोई बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म नहीं आता, क्योंकि एक वो स्टॉक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के, उस तरीके के स्टॉक रिस्पॉन्सेज आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को अगर जम्मू कश्मीर के मसला को सुलटाना है तो हम लोग जो नॉर्मली 3 से 6 महीने के अंतराल में पॉलिसी बनाते हैं या हालात को काबू करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 15-20 साल का एक प्लान बनाया जाए और तमाम राजनीतिक दल जो हैं उस पर सहमत हों। प्रॉब्लम ये है कि वो बनता नहीं है, और हमारा सारा जो रिस्पॉन्स होता है एक बड़ा टैक्टिकल सा रिस्पॉन्स होता है, हालात को काबू करने का होता है, ये नहीं कि हालात को सुधारा कैसे जाए या उसको तब्दील कैसे किया जाए। तो जब तक वो तवज्जो नहीं रहेगी तब तक हम ऐसे ही एक लिहाज से एक मॉडल में रहेंगे और ये मामला सुलटेगा नहीं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये अपना प्रीमाइस हमने इसलिए रखा क्योंकि देखिए आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये घटनाएं डेली बेसिस पे हो रही हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस को के ऊपर भी अब हमले हो रहे हैं। मुफ्ती जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं महबूबा जी, वो खुद कह रही हैं कि उस चीज़ से बचिए कि जब प्याला लबरेज हो जाए और आप पुलिस की जिप्सी देख के डरने लगें। तो जब सीएम इस तरह की बात कहे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सुशांत जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक बार पूरा राउंड पूरा कर लूँ मैं। विनोद जी आपके पास आता हूँ, आप तो चूंकि शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए वहाँ गए भी थे, क्या सिचुएशन आपको लगती है कि कंट्रोल करने लायक है? क्योंकि जिस तरीके की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके का रिस्पांस वहाँ पे मिल रहा है, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पे एक समन्वय की स्थिति बन पा रही है। आप तो खुद दौरा करके आए हैं, आप शांति चाहते थे, लेकिन वो लोग तो नहीं चाहते शांति। देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो शांति वहाँ पर लाने में हमारे पास तो कोई अधिकार है नहीं, और हम लोग जो वहाँ जाते हैं वो सिर्फ एक ही सेंटिमेंट को लेके जाते हैं कि वहाँ के लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में उनके लिए बात करने वाले लोग नहीं हैं, उनसे बात करने वाले लोग नहीं हैं। और स्थिति इसलिए ऐसी बनी है क्योंकि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। ज़्यादातर वहाँ की सिचुएशन को एज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एज एन एक्सटर्नल थ्रेट देखा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस परसेप्शन में एक पॉलिटिकल एलिमेंट जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार वहाँ पर काम कर रही है, जो कि पीडीपी की सरकार है, वहाँ एक रीजनल पार्टी है उसकी सरकार है और एक नेशनल पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार को कामयाब करने की भी कोशिश होनी चाहिए, और वो कोशिश राजनीतिक ही हो सकती है। मिलिट्री और पॉलिटिकल अप्रोचेस का एक ब्लेंड कश्मीर में बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए। देखिए गवर्नर रूल अगर आप लगा भी देंगे तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो बदलेगी नहीं। जो आज के दिन वहाँ पर निज़ाम चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी रोल बहुत लिमिटेड है। वहाँ पर ज़्यादा रोल जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का है, कम से कम जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है या यहाँ तक पत्थरबाजों से निपटने की बात है। और जो वहाँ के मंत्री हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा पा रहे हैं। अभी हाल ही में विनोद जी मेरा इशारा उसी तरफ था नेता कि देखिए आप सही कह रहे हैं कि सिचुएशन क्या बदलेगी, लेकिन सिचुएशन ऐसे बदलेगी जब मल्टी एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, सेना भी है, पुलिस भी है, गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो ये जो आप एक आदर्श स्थिति कोई भी कल्पना करेगा कि चलनी चाहिए, और जो आप एक एलिमेंट दे रहे हैं कि जो दो पार्टियों की सरकार, एक रीजनल पार्टी, एक नेशनल पार्टी, और उसमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट मिसिंग है वहाँ पे स्टैब्लिश करने में, मैं इसीलिए आना चाह रहा था अब रागिनी के पास। रागिनी जी, बार बार ये एक बात हर क्वार्टर से आती है, सिर्फ विनोद जी ने, बहुत लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इससे? कि आपको लगता है, आपका अपना ओपिनियन क्या है इस पूरी घटना के मद्देनजर? लग रहा है शायद रागिनी जी से हमारा संपर्क अभी इस समय नहीं है। चलिए, दो जो मेहमान हमारे साथ जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, एक तो चलते हैं पहले नज़म साकिब के पास, जो कश्मीर की बहुत ज़मीनी हकीकत से रूबरू होते हैं, वहाँ के
जिसको सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और सभी तरीके के मसलों को समझते हैं। नजम साहब, जो हुआ है ये, एक बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हुई और वो सुरक्षा के लिए ही गए थे, यानी जो सुरक्षा के लिए गया उसको ही लोगों ने वहाँ पे मार दिया। ये तो बहुत जघन्य है। ये सिचुएशन तो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी। देखिए, हम लोग इस सिचुएशन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कश्मीर की, मैंने जहाँ तक मेरी उम्र है, मैंने एक देखा कि लोगों में एक कंडेमनेशन का, ये बहुत ज़्यादा इसमें एक अनइक्विवोकली उन्होंने कंडेम किया इस बात को कि एक पुलिस ऑफिसर, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर थे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको बार बार ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि ये सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है उसमें बिलीव नहीं करते थे। ही वाज अ वेरी एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर। एंड आई रिसेंटली हर्ड, मैं क्योंकि मैं उनके घर गया था, देन आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं, एक दानिश है, एक साथ बेटी है। बेटी रिसेंटली बांग्लादेश से वापस आई थी 3 दिन पहले, तो जस्ट टू मीट हर पेरेंट्स। तो एक उनकी जो इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे मैंने सुनने को आई कि एक इंसिडेंट हुआ है गुलमर्ग में, उस टाइम पे एसएचओ थे, तो आईपीएस ऑफिसर्स, छोटे जो फ्रेशर्स, वो कश्मीर गुलमर्ग आए थे। तो उनसे एक सीनियर ऑफिसर ने फ़ोन किया था कि ये आईपीएस ऑफिसर्स है, वहाँ गुलमर्ग आए हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम। तो ही टुक देम अराउंड, शी शोड देम गुलमर्ग। तो आईपीएस ऑफिसर जो फ्रेशर्स थे, तो उन्होंने बोला कि अब हम रात के लिए भी रुकेंगे। तो he was a kind of an honest officer who said them कि नहीं, आपको अगर रात पे रहना है आप रात को रुकिए, बट पुलिस के खर्चे से नहीं। He was that kind of an honest officer, honest police officer। एक ऐसी बात नहीं है। and these are the telling tale signs। आप मीरवाइज के जामा मस्जिद के सामने रोज on every Friday you have flags of ISI, those we have dismissed as कि ये irritants हैं। आपके फ्लैग्स हर फ्राइडे को बाहर आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कश्मीर हैज वार्म्ड अप टू द आइडियोलॉजी ऑफ आईएसआईएस, वैसा कुछ चीज नहीं है। हाँ, लेकिन हो रहा है। दीज आर वेरी, आपके पास फिर आऊंगा नजम, आपके पास फिर आऊंगा दोबारा आपके एजुकेशन पीरियड में। बिल्कुल, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं नूरुल शाहबाज के पास चलता हूं, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी से। नूरुल, आपके सामने, आपके बगल में बैठे हुए कह रहे हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे, सिक्योरिटी के लिए वहां गए थे, और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई, ये तो अब कश्मीरियत पे भी एक सवाल खड़ा करता है कि आप अपने सुरक्षा करने वाले को, अपने बीच के लोगों को, जो सेना के नहीं थे, पुलिस के थे, उसको भी आपने इस तरह से किया। ये तो बहुत ही, मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आपको हो क्या रहा है वहां पे? जी, हम इस चीज की जो है, इस डीएसपी साहब की जो डेथ हुई है, हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं पूरी तरह से। कश्मीरियत की जो बात आप कर रहे हैं, इस चीज के पीछे, इस मामले के पीछे हिंदुस्तान को ये बात समझनी होगी कि क्यों आए दिन कश्मीर में ऐसा होता है। हर दिन आप जो है, रिसेंटली आज के पेपर में देखिए, कश्मीर में रमजान के दौरान ये जो ब्लड शेड की बात जो है, ये रुक नहीं रही है। आज का पेपर आप देख सकते हैं, 62 पर्सन्स किल्ड इन 26 डेज ऑफ रमजान। ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं 62%। तो ये खाली डीएसपी जो है, पुलिस डिपार्टमेंट से जो हमारे थे, एक कश्मीरी ही की जान गई है। आपको ये पूरी तरह से समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि एक कश्मीर का ही इंसान जो है हमसे दूर हो गया है। लेकिन इस चीज के पीछे किसका हाथ है? पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। क्योंकि ये जो है डीएसपी साहब हमारे जो थे, ही वॉज विदाउट यूनिफॉर्म। एक हाई रैंक के पुलिस ऑफिशियल जो है, जो सिक्योरिटी एजेंसी से बिलोंग करते हैं, ही वॉज विदाउट सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। इसके साथ बाकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी नहीं थे। तो इस चीज को पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आप डायरेक्टली कश्मीरियत को ब्लेम नहीं कर सकते हो। नहीं नूरुल शाहबाज साहब, एक मिनट आप रुकिए। ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि वो सिविल वर्दी में थे, उनके साथ सबऑर्डिनेट नहीं थे। आखिर वो कर क्या रहे थे वहां पे ऐसा कि आप उसके ऊपर मॉब लिंचिंग करेंगे? वो कोई गुनाह थोड़ी कर रहे थे वहां पे, सिक्योरिटी के लिए वहां गए थे, मीर वाइज वहां आने वाले थे, उससे पहले सिक्योरिटी बीफ अप थी वहां पे। तो ये कहना कि वो सिविल ड्रेस में थे, उसके पीछे आप एक मोटिव ढूंढने की कोशिश करें, ये वाजिब बात नहीं लगती आपको?
नहीं नहीं, आप समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। आए दिन अगर कश्मीर में ऐसा होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इस चीज के पीछे यही तो बात मैं कह रहा हूं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, जो कॉज है कश्मीर, शहबाज मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये समझने की जरूरत है कि कल तक सेना के ऊपर हमले हो रहे थे, अब फौज के जो लोग वहां के वासिंदे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये चीज कहीं और इशारा कर रही है, वो आपको समझने की ज्यादा जरूरत है। रादर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, एक बार फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लूं। रागिनी मेरे साथ जुड़ चुकी है। रागिनी, जो सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं कि इस चीज को पूरी तरह से समझने की, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। कश्मीर का जो मामला है दैट मस्ट बी रिड्रेस्ड। बिल्कुल मैं आता हूं, मैं आपको दोबारा आपको। रागिनी बताइए, इसमें जो पूरी घटना हुई और इसमें एक चीज विनोद जी ने इशारा किया कि पॉलिटिकल एलिमेंट मिसिंग है कहीं पे, आपको क्या लगता है इस पूरी घटना को कैसे रीड करना चाहिए? और इस तरह की घटनाएं अब जो हो रही हैं वो सिचुएशन को कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल बता रही हैं। जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है। अब अजमत मुल्क इस सियासत के हाथों नीलाम हो रही है। अब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि डीएसपी आयूब पंडित जिस नृशंसता का शिकार हुए, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ उनके परिवार का नहीं, आज हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय का दिल तार तार हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत तीनों कश्मीर में शर्मसार हो रही हैं, रोज हो रही हैं। और इसके लिए मैं जितना अलगाववादियों को और मीरवाइज जैसे हुर्रियत के नेताओं को दोषी समझती हूँ, उतना ही भाजपा और पीडीपी की जो सरकार चल रही है उसकी प्रशासनिक और कूटनीतिक विफलता को भी मैं जिम्मेदार समझती हूँ। आज सवाल यहाँ पर बैठे मुझसे पहले के जो वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान को ये देखना होगा कि क्यों इस तरीके की घटना घट रही है। मैं तो कहूंगी कि पहले मीर वाइस के ज़मीर ने उन्हें क्यों नहीं झकझोरा कि वो अगर वहां पर मौजूद थे तो इस नृशंस बर्बरता को रोकते, और यदि बाद में पहुंचे थे तो एक कश्मीरी की जान जाने के बाद पुलिस में जाकर सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराते। केवल मुजम्मत करने से और कड़ी निंदा करने से समस्या का समाधान नहीं आएगा। मोहतरमा, वहीं मैं भाजपा और पीडीपी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। ये खाली डीएसपी साहब की जो आपके पास में आऊंगा, आप अभी थोड़ी देर शांत रहे, एक बार जब सबके व्यू ले लेने दीजिए। नीरज जी, मुझे पूरा कर लेने जी बिल्कुल, रागिनी जी कंप्लीट करिए। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मैं भाजपा और पीडीपी की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 208 जवानों की शहादत के बाद, 1000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस के बाद, सैकड़ों सिविलियंस के मर जाने के बाद, और हर रोज जो हम देखते हैं कि नौजवानों के हाथों में नए खूनी पत्थर आने के बावजूद क्या ऐसा कदम उठाया गया है कश्मीर में जिससे कि कश्मीर में लगी हुई आग शांत हो जाए और एक नॉर्मलसी बहाल हो जाए? ये सवाल तो सरकार से पूछा जाए, पूछ ही लेता हूं। अलगाववादियों का हौसला बुलंद करने का काम तो सरकार भी कर रही है। अभी तुरंत पूछ लेता हूं तनेजा जी, इसीलिए मैं आपके पास सबसे बाद में आया हूं क्योंकि सबके व्यूज आप सुन लें। मंत्री जी को भी हमने सुना, हमने उनसे पूछा, तो दो चीजें मैं उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं। एक तो ये कि बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने इसकी निंदा की, भर्त्सना करी, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो हमें करना वो हम कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि ये निंदा कब तक चलती रहेगी और कब एक्चुअल में ये चीजें खत्म होंगी? नहीं, देखिए, पहले तो आपने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझे लगता है कि आपका जो असेसमेंट है बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो लोग वहाँ पे हैं, ज़मीन पे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, और इस तरह का कहना ठीक है। वहाँ परेशानी है, एक सेकंड रोकूंगा आपको। आपकी पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बताइए, आप कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं हूँ जी, है ना। तो वो अपनी राय दे रहे हैं, वो है ना। तो जो अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ, और जो मैं आपको कह रहा हूँ वो एक पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ आपको। तो दूसरा मेरा आपको ये कहना है कि आपने टेलीविजन पे वो भी विजुअल देखे हैं जिसमें वहाँ पे बिलखती हुई महिलाएं जो कह रही हैं हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम इंडियन, वो भी हैं, है ना। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा, आपने भी उस तरफ गौर नहीं किया, और उस तरफ भी थोड़ा गौर आपको करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कि जो वहाँ जितने भी वो लोग जो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, वो लोग कमजोर हो रहे हैं। ये जो कल आपने देखा है, ये इस बात का इसका सबूत है कि उनके वो कितने डेस्परेट हो चुके हैं। इतने डेस्परेट वो हो चुके हैं कि अपने ही लोगों को, और जिस हिसाब से वो कत्ल कर रहे हैं अपने ही लोगों को, इससे साफ जाहिर
जाहिर होता है कि वहां पे स्थिति क्या बन रही है। आपने बात करी राष्ट्रपति शासन की, तो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई वहां पे सरकार है। और दूसरी बात, ये कश्मीर की जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, वो ये समस्या कोई आज की नहीं है। आप कांग्रेस इसको बेहतर तरीके से जानती है। अगर मैं कोई इतिहास में भी नहीं जाना चाहता कि इतिहास अगर कोई देखेगा उसको सब पता है कि इतिहास क्या है, कौन यूएन में ले गया वगैरह, ऊपर उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज ये राष्ट्रीय मसला है। ये कांग्रेस, एक सेकंड, आपने मुझे समय तो घंटी बजी नहीं है अभी तो ना। नहीं, मैंने आपको समय दिया, पहले भी दिया। जी बताएं जल्दी से। नहीं, घंटी तो बजने दीजिए, इतना समय तो दीजिए ना मुझे। अच्छा, और दूसरा मेरा ये कहना है कि ये कश्मीर के कुछ जिलों के अंदर ये समस्या है और उसके लेकर के वो हो रहा है, ये राष्ट्रीय समस्या है। ये कांग्रेस, पीडीपी, टीएमसी इस हिसाब से देखेंगे तो हम गलत कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। जब बिल्कुल, मैं एक आखिरी व्यू ले लेता हूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी। शंकर प्रसाद जी, जो तस्वीर दिख रही, क्या अब उसका विकल्प यही है कि वहां से अब एक केंद्रित तौर पे उसको डील की जाए और सीधे तौर पर डील की जाए, क्योंकि प्रशासन तो नहीं लग रहा कि वहां काम कर पा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सही समय दिया जाए बात करने के लिए। इसमें कोई बीच में हस्तक्षेप ना आप करें ना कोई और करे। मुझे पूरी बात ढंग से कहनी दीजिएगा, क्योंकि आप एंड में मेरे पास आए हैं 25 मिनट वेट कराने के बाद। बहरहाल, मैं समझता हूं कि हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। पानी काफ़ी सिर से ऊपर निकल चुका है। एक देश, एक स्टेट भारत की ये सहन करती चली आ रही है कि पुलिस, मिलिट्री और इस किस्म की सिक्योरिटी एजेंसीज के पर पथराव होता है, मार पिटाई होती है, जान ली जाती है। इससे बदतर हालत और कब होंगे मेरी समझ में नहीं आता। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जिम्मेवार कौन है। मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेवार पॉलिटिकल क्लास है, सेपरेटिस्ट हैं और जो पीसनिक्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स के बड़े भारी व्यापारी हैं, बड़े भारी जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शनिस्ट हैं। ये सब चीज़ें जो चार जो दस्ते हैं, ये इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि 5-6 बड़ी गंभीर हरकतें हुई हैं। आपने वीडियो देखे जब पुलिस के ऊपर ठुड्डे मारे जा रहे हैं, घूसे मारे जा रहे हैं और पुलिस वहां से आराम से चली जा रही है। आपने गोगई, मेजर गोगई की हरकतें देखी और उस पर क्या बातें हुई। आपने ये देखा कि अभी एक पुलिस कांस्टेबल की 2-3 दिन पहले हत्या हुई, आज हत्या हुई। ये क्यों हो रहा है? एक देश इसमें इस चीज को क्यों सहन कर रहा है? पानी इससे ऊपर और कब निकलेगा? इसके जिम्मेवार जो लोग हैं उनको इसका जवाब देना जरूरी है। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो मिलिट्री और टैक्टिकल इशू है, एक तरफ ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू मैंने बता दिया। टैक्टिकल इशू जो मैं समझता हूं वो ये है कि हालात कम से कम 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट में गंभीर है। वहां पे मिलिट्री को और पुलिस को पूरी तरीके से छूट देनी चाहिए कि वो अपनी तजवीज बना के एक अच्छा कार्य करें। एक टोकिए मत, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। और जो सिंगल पुलिसमैन जाते हैं इनको नहीं जाना चाहिए। पहले भी ऐसे हो चुका है। जो पुलिस फोर्स की जो पूरी वर्दी चाहिए, जो उनको सामान चाहिए, जो उनको हथियार चाहिए, वो उनको मिलने चाहिए। बहुत समय गुजर चुका है, अब इससे ज्यादा बदतर हालत और नहीं। जी जनरल साहब, इसका जवाब ले लेते हैं ना बाकी और लोगों से। जी, बाकी और लोगों को जवाब लेते हैं, क्योंकि एक राउंड हमने सबसे बातचीत कर ली, सबका व्यू एक दूसरे को मालूम है। अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, आप लोग एक दूसरे के जवाब दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि संक्षिप्त में दीजिए और ज्यादा बातचीत हम लोग कर सकें। सुशांत जी, आपने सबको सुना, मैंने आपसे शुरुआत की थी, लेकिन अब देखिए एक तरफ ये व्यू आ रहा है कि इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या इंतजार हम करेंगे कि जहां पे अवाम इस तरीके से उद्वेलित होकर के पुलिस के ऊपर हमले कर रहा है। अब और क्या हम इंतजार करें और इसके लिए क्या कदम नहीं उठाने का समय आ गया है? आप कह रहे थे चूंकि क्या नहीं, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, क्यों नहीं है खराब इतनी? देखिए, मैं तो सिचुएशन इसलिए कह रहा हूँ कि ख़राब नहीं है क्योंकि जब मैं उसकी 1990 के जो हालात थे उसके साथ तुलना करता हूँ तो ये कोई बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं नज़र में आती। लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि सिचुएशन गंभीर है और इसमें बहुत बड़ी चुनौती है, और एक लिहाज से ये एक सेकंड फेज़ है। जिस तरीके का उपद्रव हमने देखा था 1990 में, उसका एक लिहाज से सेकंड फेज़ है। और ये इसलिए शुरू हुआ, ये तो बड़ा आसान है कि सिर्फ राजनेताओं को और बाकी सबको ब्लेम कर दिया जाए, लेकिन इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी ब्लेम आता है, क्योंकि तमाम लोगों ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वी लिफ्टेड आवर आई ऑफ द बॉल, और वहाँ पर ज़मीनी स्तर
पर जिस तरीके का उपद्रव की तैयारी की जा रही थी उस पर किसी ने उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी, या क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी मैं कहूंगा। खास तौर पर उमर अब्दुल्ला की जो सरकार थी पिछली वाली, उसका क्रिमिनल नेग्लिजेंस था कि जब वो वहाबी और ये जितने जो रेडिकल इन्फ्लुएंस कश्मीर में आ रहा था उस पर उन्होंने उसको कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया। दूसरी चीज मैं कहूंगा ये कि ये फलसफा तो बड़ा अच्छा है कि जी कोई राजनीतिक पहल होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक सोल्यूशन होना चाहिए और राजनीतिक कोई पहल होनी चाहिए, वो कुछ स्पेसिफाई करे किसके साथ राजनीतिक पहल होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, क्या वो काम करेगी, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं क्या वो उससे मुतासिर होंगे और वापस मुख्य धारा में आ जाएंगे। क्या विनोद जी से पूछ लेते हैं, विनोद जी जवाब देंगे आप? क्या क्या होंगे वो उसमें मैं एक और चीज जरा ऐड करूं, ये जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव की बात होती है, आपको क्या लगता है कि सैयद अली शाह गिलानी की चाय पीने से आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले रहे हैं, या आप अलगाववादियों को इनकरेज कर रहे हैं? और एक लिहाज से जो संदेश दे रहे हैं वो ये है कि आप उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये फलसफा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ स्पेसिफाई करेंगे तो जी विनोद जी, सीधे सवाल आपसे ही है ये। देखिए, बात यह है कि अगर आप इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करना चाहते और आपका सिंगुलरली मिलिट्री अप्रोच है तो फिर वहां से हटा दीजिए सरकार जो है। बताइए तो सही ना, पॉलिटिकल इंटरवेंशन आप उस सरकार को रख कर वो तो स्पेसिफाई कर दीजिए। सर मुझे अरे वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है विनोद जी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सुशांत जी वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अरे सर मेरा नहीं कर रहे ना इस शो को। एक मिनट, विनोद जी को अपनी बात रख लेते हैं। आपने बात कह दी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी। आपसे तू मैंने करने नहीं आया, सवाल मैं अपनी बात कहने आया हूँ। अरे सवाल, अरे आपका सवाल जो है वो कंपेयर की तरफ से आना चाहिए। जी विनोद जी, मुझे आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं आपको भी नहीं रखना चाहता, आप अपनी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर में पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने के 20 तरीके हैं। सुशांत जी भी खुद कई बार पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स में संलग्न रहे हैं, साथ रहे हैं, आज के दिन डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन मैं उतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अंदर अपने लोगों से बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो पार्टीज वहाँ पर असेंबली में रिप्रेजेंटेड हैं उनसे बातचीत की जाए, उनमें आपस में बातचीत हो और उन सबको मिलाकर केंद्र की बातचीत हो, जैसा कि जो गवर्नमेंट एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है उसमें लिखा हुआ है। आप पाकिस्तान से मत कीजिए बात, आप हुर्रियत से मत कीजिए बात। इतनी बार बात होती है कि हुर्रियत के पास, हुर्रियत ने 20 कुकर्म किए हैं, 20 उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। मैं हैरान होता हूं कि हुर्रियत पे अभी तक, सुनिए, हुर्रियत पे अभी तक सेडिशन के केसेस क्यों नहीं लगाए गए? जो लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हैं उनके ऊपर सेडिशन के केसेस जो आते हैं क्रिकेट के बाद, ये हुर्रियत पे अभी तक सेडिशन के केस क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल ये इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है, इसका मतलब ये है प्रोसेस शुरू हुआ, वहां चुनाव हुए और वहां 2 पार्टियां जीत गए, उन्होंने सरकार बनाई। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत हुई जी। अब आप कह रहे हैं कि हुर्रियत से भी बात ना करें पाकि, तो बात किससे करें? वो चेहरा कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, बताएं किससे बात की? यही तो आपको जवाब दे रहा हूं मैं, किससे बात करनी है। वहां पर जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं उनको जोड़िए, उनको कोई निकलो जमीन पे जाओ, लोगों से बातचीत करो। यहाँ पर तो जो मंत्री इलेक्टेड हैं, जो एमएलए इलेक्टेड हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और कई इंस्टेंसेस तो ऐसे आए हैं कि जहां पर प्रोटेस्ट हुई है, वहां पर जो मंत्री हैं उनके परिवार वाले लोगों ने प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया है। बहुत बड़े पैमाने पर आप एक जो बिना चेहरे की भीड़ है, मुझे 10 सेकंड उससे बात करेंगे तो उसमें कोई उस प्रोसेस में निकल पाएंगे। लेकिन विनोद जी की एक बात सही तनेजा जी कि आप लोग हुर्रियत को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप बातें कर रहे हैं लेकिन आप हुर्रियत को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नीरज जी, आप जरा एक छोटा सा सवाल विनोद जी से पूछेंगे, एक लाइन का सवाल और एक लाइन में जवाब। कश्मीर की समस्या क्या है? जो कश्मीर में जो समस्या पैदा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्या विनोद जी उसका समर्थन करते हैं? क्या ये समर्थन कर रहे हैं? अजय नहीं तो मुझे बताएं एक लाइन में समस्या क्या है और समाधान क्या है, बताएं। नहीं, आपसे मेरा सवाल है, देखिए विनोद जी ने अपनी बात विनोद जी से नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप खुद कहते हैं कि तनेजा साहब, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, लेकिन फौरी तौर पे सुन लीजिए कि इसी असेंबली में सेल्फ रूल की बात हुई है और इसी असेंबली में ऑटोनॉमी की बात हुई है।
ये कोई फ्रीडम किसी भी सरकार को ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में टेरिटरी डिस्कस करने का मैंडेट किसी ने नहीं दिया है। हम टेरिटरी डिस्कस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। नीरज अधिकारों की बात की जा रही है। जो सरकार है वहां पर उसको कितने अधिकार होना चाहिए। इस इश्यू को देखिए वहां मत ले जाइए। मैं यूएन और जवाहरलाल नेहरू और 1947 तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो इशू नहीं। आज जो फौरी इशू सामने खड़ा हुआ है उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तनेजा जी, जो इमीडिएट क्वेश्चन है कि आज हुर्रियत को ही इसके लिए माना जाता है कि वो मीर वाइज वहां पे थे, उन्होंने क्यों नहीं किया, मजम्मत मुरम्मत सब हो रही वहां पे, आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? देखिए, हमको नीरज जी ये समझना पड़ेगा कि जो आज कश्मीर में हालात हैं उसके पीछे मुख्यतः वहां पे हुर्रियत तो है ही है, लेकिन सबसे बड़े जो वहाबी एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, उसमें कुछ आईसिस के एलिमेंट्स हैं, वो सारे लोग जो पूरे आइडिया ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संविधान, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है। आज जो कश्मीर में आग लगाने वाले लोग हैं ये वो नहीं है जो 8 साल पहले थी। ये बदले हुए लोग हैं, ये हकीकत में अलग लोग हैं। और ये जो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, काबू में करिए। तो उन पे सेडिशन के मुकदमे करके उनको जेलों में डालिए, वही कश्मीर से निकाल के और अपनी जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि सेडिशन, अरे ये वो लोग हैं जो इन कानून को, संविधान को नहीं मानते। सेडिशन वगैरह उन पे लगता है जो किसी चीज को मानते हो। नहीं तनेजा जी, मैं आप जो कह रहे हैं उससे सहमत होते हुए भी मैं असहमत हूं। एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से एक फॉरेन एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तनेजा जी, एक बहुत छोटा जवाब रागिनी आप दीजिए, बहुत छोटा सा, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। रागिनी, बहुत छोटा जवाब बनाना चाहते हैं, समझने का प्रयास करिए। रागिनी, बहुत छोटा जवाब। नहीं, मैं छोटा जवाब नहीं दे पाऊंगी नीरज जी, माफ कीजिएगा। 2-3 बातें मुझे यहाँ कहनी है। पहली बात तो ये कि इतिहास के पन्ने पलटना बहुत आसान है और अपनी विफलता का ठीकरा इतिहास और पुरानी सरकारों पर फोड़ देना और भी आसान है। लेकिन आज जो वस्तु स्थिति है कश्मीर में, आज की जो समस्याएं हैं, माफ कीजिए, वो आज की सरकार को ही सुलझानी पड़ेगी। और जिस तरीके से सरकार इन्हें सुलझाने में विफल हुई है उस पर प्रकाश डालना विपक्ष का काम है, जो मैं यहाँ पर करूंगी। आप मुझे नरेंद्र जी 2-3 चीजों के जवाब दें। पहली बात तो ये कि आज की जो समस्या हमारे सामने आई है, ये घटनाक्रम क्यों हुआ? भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि हुर्रियत की सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए और पीडीपी की सरकार कहती है कि पीडीपी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मीरवाइज जी और वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी में डीसीपी डीएसपी आयूब जी लगे हुए थे। दूसरी बात, तो मुझे ये बताएं कि कॉमन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस जो है उसमें ये लिखा हुआ है, जो कि दोनों पार्टियों की सहमति से बना था, कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है। भाजपा जनता के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बार बार कहती है कि हम हुर्रियत को स्टेक होल्डर नहीं मानते। पीडीपी बार बार ये कहती है कि हम हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानते हैं। बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को मुआवजा देने का काम ये दोनों की मिली हुई सरकार जो है वो करती है। फिर मैं याद दिलाऊंगी कि भाजपा कहती है आतंकवाद। रागिनी जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी समस्या जो है, आपका पॉइंट सही है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट में। नीरज, अलाउ मी टू आंसर। तनेजा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे ब्रेक एक जरूरी, बहुत जरूरी ब्रेक है, मैं ब्रेक लूंगा। जो पॉइंट रखा गया वहां पे बिल्कुल मौजूद। देखिए, बहुत क्लियर कट, ओवरलैपिंग बात ना करें, एक दूसरे के साथ गड्ढमट बात ना करें। क्लियर कट बात यह है कि कार्रवाई करने में इतने हिचक क्यों। दूसरा ये कि आपके साथ जो सहयोगी हैं वहां पे कुछ मतभिन्नता है, उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। और तीसरा, जो बार बार बात उठाई जा रही है कि बातचीत करें, पॉलिटिकल, किससे बात करें, कौन चेहरा है। भीड़ से बात नहीं की जा सकती कि आप कश्मीर के सभी लोगों से जाके बात करेंगे, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। उसके लिए फेस होना चाहिए, जो हुर्रियत नहीं हो सकती है। ब्रेक के बाद चर्चा करें। स्वागत है आपका आवाज अड्डा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कश्मीर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चर्चा कर रहे हैं एक बहुत बड़े पैनल के साथ, हमारे साथ मिनट पहले, और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं CNBC_आवाज पे जाके ट्विटर पे, और SMS भी कर सकते हैं। हाँ या ना के लिए जवाब देना है आपको, आप वहाँ पे
518518 पे SMS कर सकते हैं, अड्डा स्पेस 1 हाँ के लिए, अड्डा स्पेस 2 ना के लिए। चर्चा फिर से शुरू करते हैं। मैं नूरुल शाहबाज के पास एक बार जानना चाहता हूं, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ कह सकता हूं, समझने की जरूरत है, समझने, मैं आ रहा हूं आपके पास निजाम भैया, समझने की जरूरत, क्या समझने की जरूरत है? मैं ये समझना चाहता हूं कि जब से ये सरकार बनी थी ऐसा क्या पॉलिसी चेंज कर दी थी कि जिससे इतना ज्यादा वहां का आवाम बेचैन हो गया? बताएं नूरुल। हाँ नीरज, मैं आपको बताऊं, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, दयारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, दयारे हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, बसाया खित्ते जापान और मुल्क को चीन मैंने। हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, चाहे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उस चीज के बावजूद भी कश्मीर में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, ये समझने की बात है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज इन एग्जिस्टेंस तो कश्मीर में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? तो बताइए ना एक लाइन में, ये जो वहाबिज्म का कॉन्सेप्ट है, ISIS का कॉन्सेप्ट है, हाँ, गवर्नमेंट की जो है पूरी तरह से नाकाम हुई है। एक चीज इसका सोल्यूशन है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, प्लेबिसाइट का राइट जो है, ये सरकार का मैंडेट नहीं है मिस्टर नूरुल, आपको पता होना चाहिए इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं कि वो प्लेबिसाइट कराएगी जाके। वहाँ 50 नजम आप बताइए हो चुका है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार बेकाबू हो गई, सरकार ने अपने वादे नहीं पूरे किए। नजम के पास में जाऊंगा, जमीनी हकीकत ये नहीं है। यही लोग बहुत सारी स्थिति अलग है, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में स्थिति है। जी नजम साहब की बताएं। बाकी लोग जो है की कॉल को लेकर हड़ताल क्यों हो रहे हैं? आप समझते नहीं है, हमको पता है वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात, नजम साकिब आप बोले, कई दफा इलेक्शन जो आप कह रहे हो, वहाँ के लोग टोटली रॉन्ग। कश्मीर में ये जो बात चल रही है, कश्मीर के लोग जो सड़कों पे निकल आ रहे हैं, कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते। कॉज है इस किस्म की डिबेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं प्रोड्यूसर से अपने निवेदन करूंगा कि वो ऑडियो कंट्रोल करें। मुझे नजम साकिब के पास जाना है। नजम आप बताएं, जिस तरीके की ये बातें हो रही हैं वो इस सरकार का मैंडेट नहीं है, राज्य सरकार का, कि जो नूरुल भाई कह रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। आप बताएं क्या जमीनी हकीकत यही है वाकई? अगर ये है तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन तो निकलना ही नहीं। सुनिए नीरज, एक बात समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं सिर्फ नजम से पूछ रहा हूँ, नूरुल भाई आप अभी थोड़ी देर शांत रहे, नजम की बात सुन लीजिए। तो गवर्नमेंट इस चीज को टैकल नहीं कर पा रही है। यही तो है, आप फिर तो सरकार गिरानी पड़ेगी आपको, जो है इस तरह की आवाजों को नेशनल चैनल पे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान को तोड़ने किया जाए। और मैं नजम से सवाल पूछने जा रहा हूँ, अगर नजम के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं दोबारा जाऊंगा इनके पास, लेकिन नजम आपको मेरी आवाज आ रही है? दूसरी बात, अगर ये कहा जा रहा है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम डिस्ट्रिक्ट, आप बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसको नहीं सुनूंगा मैं। ऐसे लोगों से बहस नहीं करूंगा नीरज। हाँ, नहीं, ये तो देश को तोड़ने की बात नहीं है। सुनिए, कश्मीर कभी हिंदुस्तान का ना। नूरुल भाई आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? ना, कश्मीर तो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा। आप थोड़ी देर चुप रहिए, किसी दूसरे को भी बोलने दीजिए। मैं नजम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। आप नजम को पहले सुन लीजिए फिर बात करिए। ओके जी, देखिए ये बहुत हाइपोथेटिकल हम बातें कर रहे हैं, प्लेबिसाइट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये तो हिस्ट्री वाली बातें हुई। मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूंगा, जो यूथ, बिकॉज अभी जो प्रॉब्लम है ये यूथ लेड प्रॉब्लम है एंड यूथ प्रॉब्लम है। तो मैं उसमें से खास तौर पे इसको देख रहा हूँ, एक जो यूथ एक एंजाइटी है, जो एक सेंस ऑफ डिफीट है, उनको एड्रेस करने की कोशिश हमें बहुत ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा ना हो कि बिकॉज ऑफ दिस वॉइड जो अभी उभर रहा है, जो सामने आ रहा है, ये जो नौजवान हैं हमारे, ये किसी फ्रिंज एलिमेंट या फ्रिंज आइडियोलॉजी की तरफ चले जाएं, तो उनको उनकी एक एंगेजमेंट की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है। उनकी जो पेन है, जो सेंस ऑफ ऑपरेशन उनके आ गया है, या सेंस ऑफ डिफीट या प्राइड इश्यूज, जो भी हम उनको ये कहें, तो उनको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। बाकी तो ये चलता रहेगा, ये पॉलिटिक्स हमारी। एक सेंस डेवलप किया जाए आवाम के बीच में, लोगों के बीच में, एक ये आभास हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके सामने नहीं खड़ी है।
ये बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक बार जनरल शंकर प्रसाद का भी रिएक्शन ले लेता हूँ। शंकर प्रसाद जी, जो बातचीत हो रही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी चाहिए, क्या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी रह जा रही क्या हमारे तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से? फोर्सेस की बात तो बाद में करूंगा, जरा मैं पहले ढंग से बता दूं कि मैं बताना क्या चाहता हूं। देखिए, किसी ने पहले डिबेट में कहा है कि जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाके काम करना चाहिए, उन्हें वहां लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि डरते हैं कि अगर जाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि वहां सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। वहां पे आज की तारीख में ना सिक्योरिटी फोर्सेस की, ना पुलिस की, ना कोई इज्जत रही है, ना कोई डर रहा है। आज तो किसी के बड़े पत्थर मार के बड़े खुशी से चल रहे हैं, और कौन उसके जिम्मेवार है वो मैंने आपको बता दिया, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। देखिए, सबसे पहले हमें सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सही करना पड़ेगा, जब जाके ये जो लोकल एमएलएज हैं इनका काम होता है कि पॉपुलेशन से बात करें, उनको समझाएं कि क्या आपको मिसलीड किया जा रहा है, किस तरीके से आपको काम करना है, उनके स्कूल दोबारा खोलें, उनको सहूलियत पहुंचाएं जाके। जब ये बात आगे बढ़ेगी, आप कहते हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल सोल्यूशन वहां एमएलएज के हाथ में है, वो जाए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन अभी जा नहीं सकते, जाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। वहां तो पुलिस वालों को पत्थर मार के हत्या कर दी जाती है, तो एमएलए का क्या होगा? इस बारे कोई नहीं जाता वहां। तो पहले सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, उसके बारे में उनको उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, जो उसके कंट्रोल करते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, जो वहाँ के लीडर्स हैं, जो वहाँ के आर्मी के और पुलिस के और पैरामिलिट्री के लीडर्स हैं, उनको क्लियरली समझाया जाए कि इसमें क्या करना है आपको, क्या आपकी आप तो जी बिल्कुल जनरल साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर देंगे, आप जरा सा भी कुछ होगा गोगोई को चढ़ा देंगे सूली पर, अब जरा भी कुछ होगा एक कैप्टन साहब को, लेफ्टिनेंट साहब को मार दिया, किसी को परवाह नहीं है उसकी। तो इस हालात में ना किसी की कोई डर रहा है, ना किसी की कोई रिस्पेक्ट रही है। ऐसे हालात में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। सुशांत जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। चलिए तनेजा जी, आप इसका जवाब दें मुझे कि जो जनरल साहब कह रहे हैं कि वहां पे स्थिति इस तरीके की पहुंच गई है कि एमएलएज भी वहां जाने से डर रहे हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने में ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत सेफ नहीं है। तो जो ये सुझाव है कि हम उस पर बातचीत कर पाएँ, वो मुश्किल लग रहा है। तनेजा जी, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड? देखिए, चॉइस आपके पास दो, या तो आप उसको बिल्कुल मिलिट्री के हवाले कर दें, या जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया गया है, सरकार इलेक्ट की गई है, वो वहाँ पे प्रोसेस बनाए। तो ये दोनों चॉइस बिल्कुल गलत है कि एमएलए अपने एरियाज में नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, देखिए नीरज, हमको देखिए, जहां तक ये समस्या जो है 5 जिलों के अंदर मुख्यतः है, ये पूरा देश जानता, 5 जिलों के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और दूसरी बात हमको यहां देखना होगा कि यूथ की जहां तक बात है, हमने देखा जब फौज में भर्ती की बात हो, आर्म फोर्सेस भर्ती की बात हो, जॉब्स की बात हो, हजारों यूथ कश्मीर के आगे आते हैं और वह हजारों जो है नौकरी के लिए आते हैं, और तमाम लोग यूपीएससी में आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ये कहना कि हमको समझना होगा, इसलिए मैं बार बार उस पर आ रहा हूं, ये भाई चंद गिने चुने लोग हैं, एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, और खास तौर से जो हुर्रियत और जो सेपरेटिस्ट हैं वो डेस्परेट हो चुके हैं, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। और ये वो लोग वहां पे हैं जो तमाम भारी एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, वहां भी लोग उसके अंदर शामिल हैं, वो लोग उस तरीके की बातें वहां पे कर रहे हैं, और वो लोग वो वहां पे मुख्य रोल पर के जनाजे में जो लोग समस्या नहीं है, शामिल हुए थे, क्या वो चंद लोग हैं? साथ में वो लोग, ये वो लोग हैं जो कुल मिलाकर के मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, कुल मिलाकर के मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, और जो असली मुद्दा है वहां पे उस पे नहीं आना चाहे। जहां तक पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, अरे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके कश्मीर गए थे, सारी पार्टियों को लेके गए थे, और वहां पे कुछ लोग जो है अपनी पहल करके, कुछ जो सेपरेटिस्ट लीडर उन्होंने मिलने की कोशिश भी करी। क्या नतीजा निकला उसका? क्या नतीजा निकला? और ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट की समस्या है, उसको पॉलिटिकली भी, मिलिटरीली भी, जिस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट की गड़बड़ है, समाधान ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल। रागिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रागिनी जी बताइए, उसमें कामयाबी मिल रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीरज, ये 5 ही जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें समस्या है, उसी समस्या की बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं अभी। जी रागिनी जी। नरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल इस बात का है कि तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को उजाला कैसे शायरी करने आई है क्या? मैं अरे शो में एक की शहादत हो गई कल, आप आज भी शहादत हो गई ऑफिसर की, सुन लीजिए, आप आकर के आप बीच में मत बोलिए। यहाँ पे
आप बीच में शहादत आप रागिनी जी, ये कश्मीर का मसला है, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है। हो रही हैं। There has to be a serious and sensible debate on something. Let's not trivialize the whole issue. पाकिस्तान के साथ है, उसकी वजह से हो रहे हैं। आपकी इनएफिशिएंसी और इम्पोटेंसी जो है गवर्नेंस की, उसकी वजह से हो रहा है। क्या आप people are dying? अभी हम शायरी और मुशायरे में आए हैं क्या? समझिए, आप This is not an acceptable thing. किसके साथ है? You're trivializing the whole issue. आप क्या चाहती हैं? सुन लीजिए, उनको trivialize मत करिए कश्मीर इशू को। आपको मुशायरे में जाना है, अपने मुशायरे में जाइए। उससे यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। करने वाला नहीं है। People are dying. से बात करें। आप जो बोल रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बीच बीच में मुझे टोक रहे हैं। चलिए, जो मैं जाऊंगा अब शायरी कर रही हैं। विनोद शर्मा जी के पास। नहीं, देखिए आप लोग प्लीज एक बार शांत रहें, मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी देखिए, बातचीत करने का जो आइडिया है वो बहुत बढ़िया है और हम कश्मीर में सुनते भी कोशिश भी की और आप लोगों ने भी कोशिश करी। आप खुद गए थे वहाँ पे, मणिशंकर जी भी गए थे वहाँ पे, लेकिन बातचीत के जरिए जो माहौल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बनता दिख नहीं रहा है। और मेरा सवाल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इतनी बड़े आवाम में अगर कोई फेस नहीं है तो उससे बात करना डिफिकल्ट है। और इलेक्टेड सरकार भी तो चुन के आई है, अगर उसको आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे हैं तो फिर और कौन से लोग जिनसे बात की जाए? हुर्रियत को अगर माइनस कर दें तो कौन है? देखिए मेरी बात सुनिए। सच्चाई ये है, जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो जमीन का नैरेटिव है उससे बहुत जुदा है। सच्चाई ये है कि वहां पर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होता है किसी भी स्टेट में, वो आज के दिन मर चुका है, उसको जिंदा करने की जरूरत है। आज के दिन पीडीपी की साख गिरी हुई है वैली में, कांग्रेस की गिरी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गिरी हुई है। अब यही तो वो वॉइसेस थी जिनको हम प्रो इंडिया कह सकते थे। वैसे वक्तन बवक्तन इनसे भी इख्तलाफ रहता था, लेकिन ये जो प्रो इंडिया वॉइसेस हैं इनकी रेलेवेंस वैली में खत्म हो रही है जी। और अगर इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब वो वैक्यूम होगा, वो वैक्यूम कौन फोर्सेस फिल करेंगी? वो उस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है सरकार को। आप मिलिट्री एक्शन जारी रखें, आप सिक्योरिटी एक्शन जारी रखें, लेकिन जो राजनीतिक इनिशिएटिव है वहां पर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए वो राजनीतिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और ये सोचने का काम वहां पर जो चुनिंदा सरकार है या केंद्र में जो सरकार है उसका काम है। जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त की कमी है। हमने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। करीब 84% लोग मानते हैं कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और उसके बाद उस प्रोसेस को, जो भी पीस प्रोसेस है, बातचीत का प्रोसेस है, लोगों से मिलना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, ये सब होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शासन के पक्ष में लोग हैं, दिलचस्प है ये पोल भी हमारा। और ये बात सही है जो पैनल में अभी निकल के आई, सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब आप एक तरफ से नहीं कर सकते, आपको प्रोसेस पूरा चलाना पड़ेगा। सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अब, मैं फिर कह रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको आप माने या न माने, लेकिन जो कल की घटना हुई है वो इशारा करती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। लेकिन कहीं जाइएगा मत, CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।